आज मैं आपको विभिन्न लागतों के बारे में समझाऊंगा, यानी जो विभिन्न प्रकार की लागतें होती हैं उनके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो बेसिकली जो लागत है यानी कॉस्ट है, उससे आप क्या समझते हैं? यानी जो भी फर्म खर्चा करती है उसे लागत कहा जाता है। किन्हीं भी जो फैक्टर इनपुट्स हैं, अगर उनका एलोकेशन किया जाए किसी उत्पाद के सेवाओं के निर्माण के लिए, तो उसमें जो लागत लगती है उसको बेसिकली एक तरीके से हम मौद्रिक लागत भी कहते हैं। यानी जो लागत होती है डेट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन को निर्माण करने की जो लागत आती है वही लागत कहलाती है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी उत्पादनकर्ता जब अपनी कीमत निर्धारण करता है तो वह लागत को ज़रूर कंसिडर करता है। वो ये ज़रूर देखता है कि किस पॉइंट पर उसे हानि है, कितनी लागतें बढ़ाने पे उसे हानि होगी, ये लागतें कम करने से मुनाफा होगा। उत्पादनकर्ता का मेन उद्देश्य यही होता है किसी तरह अपनी लागतों को कम किया जाए और मुनाफा बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये एक तरीके से आपका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, छोटे पैमाने का नियम और बड़े पैमाने का। तो ये जो पैमाने के नियम है बेसिकली ये जो डिमांड है, सप्लाई है, उस पर निर्भर करते हैं। किस हिसाब से कीमत का निर्धारण होता है, उस हिसाब से जो लागत है हमको कैसे प्रभावित करती है, ये जानना बहुत उस समय ज़रूरी बन जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल तरीके से बात करना चाहूँगा कि बेसिकली जो लागत है उनका जो वर्गीकरण किया जाता है 3 भागों में किया जाता है। एक तो मौद्रिक नीति, यानी कोई भी आप जो व्यय करते हैं जो मौद्रिक तौर पर होता है, चाहे आप रॉ मटेरियल को परचेज़ कर रहे हैं या लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हैं या अपनी पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं या आपके जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो आप हिरास है, मैनी थिंग्स आर देयर। फिर एक होता है आपके पास रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि इसमें एक तरीके से जो उत्पादन करता है उससे त्याग, अनुभव और जो उसका सेक्रीफाइस है ये देखा जाता है। यानी किसी चीज़ की कमाई के लिए कितना उसने खून पसीना बहाया है वो रियल कॉस्ट के अंतर्गत आता है। हाउ मच सेक्रीफाइस इज मेड बाय ए प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर कमोडिटी बिसाइड्स दी मनी। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी होती है, अक्सर लागतें होती हैं कि अगर किसी एक फैक्टर इनपुट को छोड़ के दूसरा फैक्टर इनपुट अपनाना चाहते हैं और वो फैक्टर इनपुट जो है वो उसके मुकाबले आपको ज़्यादा मुनाफा देता है, तो आप एक तरीके से एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस चीज़ में आपको फ़ायदा हो रहा है ये देखा जाता है। मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि आपको नौकरी करने से कम पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छा तो अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ऐसी बहुत तरह की कॉस्टें यहाँ पे समझाई गई हैं, लेकिन मैं मेन अभी समय मुद्दों पे आता हूँ। ये तो मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लागतों के बारे में कि बेसिकली लागतें होती क्या हैं। बेसिकली जो लागत है वो डेट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो लागत यानी जो कॉस्ट का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड का मतलब आप समझते हैं कि जहाँ पर जो डिमांड होती है वो एक्चुअल रोल प्ले करती है, जहाँ पे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ निश्चित लागतें हैं वो बेयर करनी पड़ती हैं। तो उसके बारे में समझाया गया है। तो पहले टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली जो कुल लागत है वो स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का ही समायोजन है। इनको मिला के आपकी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो आप इसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को एक सारणी द्वारा भी समझ सकते हैं जो यहाँ पे दिखाई गई है। मान लीजिए यूनिट्स ऑफ गुड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो सीधी आपको कांस्टेंट ही रहेगी हर वक्त किसी स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हो, तो 200 रुपये ही सब में दी गई है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब यहाँ से पहले हम टोटल कॉस्ट की तरफ आते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ भी इसमें उसकी लागतों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो उस हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होती है जितनी कुल लागत बढ़ती हैं। यानी वेरिएबल का एक तरीके से क्या होता है, मार्जिनल मतलब होता है। जब आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं टोटल कॉस्ट आपकी ये है। मान लीजिए जब कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा होता है तो उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट तो व्यय होती है इससे लागत, तो उस दौरान टोटल कॉस्ट भी आपकी आएगी। तो वहाँ पे 200 रुपये दी गई है। फिर धीरे धीरे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो किस तरीके से लागत आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये है कि टोटल कॉस्ट बढ़ती रहती है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जो बढ़ती है ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगती है। तो उस दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आपको उसमें मिलने लग जाती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस में बीच में देखता जाऊँगा 200 का, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है, 200-240 के बीच में 40 का डिफरेंस है, 240 और 260 के बीच में 60 का डिफरेंस है। ऐसे आपको ये बताया गया है किस तरीके से लागतें इसमें दिखाई गई हैं। तो यानी एक तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये भी टोटल कॉस्ट के साथ ही बढ़ती जाती है, लेकिन इसके बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है उसके मुकाबले कम होती है। तो इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, चित्रों से। या टोटल कॉस्ट के बारे में ये दिया गया है, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को शो किया है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को शो किया है। तो यहाँ पे आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 200 यूनिट्स पे 200 रुपये पे ही हर यूनिट्स पे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है टोटल फिक्स कॉस्ट की जो लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से रेखा। अब आइए आप यहाँ पे, अब मैं दूसरी बात करूँगा आपके पास कि ये जो है आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैं आपके सामने निर्माण करता हूँ, बनाता हूँ। क्या आप खुद देखिए, पहले मैंने बिंदु यहाँ पे लगा ली है, जैसे 0 पे 0 है, 1 यूनिट पर 40, दूसरी यूनिट पर 60, इस तरीके से मैंने बिंदु को लगा लिया है। और अगर आप इनको देखेंगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे ये 1 पे कितना है, 40 है, तो देखिए ये इस तरीके से आपके पास जो आ रही है, ये क्या आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके से शो कर रहा है इसका ग्राफ। फिर उस तरीके से टोटल कॉस्ट पे आइए, नीचे की रेखा आपकी एक्स एक्सिस क्या हो गई, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस आपका कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने मार्क कर लिया है कि 0 यूनिट्स पे 200 इकाइयाँ यूज हुई, 1 यूनिट पे 240, 2 यूनिट पे 260, तो उसको मैंने इस तरीके से मेंटेन कर लिया है। तो ये देखिए किस तरीके से आपकी एक तरीके से टोटल कॉस्ट आ रही है। थोड़ा देखिए किस तरीके से इंक्लाइन है, लेकिन एक चीज़ इसमें आप नोटिस करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है आपके पास वो एक्स एक्सिस के थोड़ा ऊपर शो हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आप बेयर करेंगे, तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, वही आपके टोटल कॉस्ट होती है। तो इसलिए आपके पास देखिए ये 0 एक्सिस से शुरू ना होकर ऊपर यूनिट से शुरू हुआ है, क्योंकि 0 यूनिट पे भी आपको कम से कम कुछ लागत तो बेयर करनी पड़ेगी, और यही आपकी स्थिर लागत ही होती है। तो इसलिए ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में दूसरी चीज़ समझते हैं यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो औसत लागत का मतलब क्या होता है, बेसिकली एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो मुद्दा ये होता है कि कोई वो जो उत्पादन करता है वो अपने कीमत को एवरेज कॉस्ट से नीचे नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि अगर एवरेज कॉस्ट से नीचे उसकी कीमत आने लगती है तो उसका मतलब कि उसको लॉस होने लगता है, और उसको जो अपना उत्पादन है उसको रोक देना चाहिए। बेसिकली वहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो एवरेज कॉस्ट ही एक तरीके से उसका प्राइस है, उसके नीचे अगर उसकी और लागत जाती है तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरफ अगर शिफ्ट होती है तो वहाँ पे उसका उत्पादन करना नहीं बन जाता है। तो एवरेज कॉस्ट सिंपल चीज़ हो गई, जैसे कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स से अगर डिवाइड करता हूँ, तो जैसे मैंने नीचे यहाँ पे शो भी किया है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये 1 पे 240, 2 पे 130, 3 पे 93.33, 4 पे 80, 5 पे 76। तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये यू शेप पे होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपकी, यू शेप पे होती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ आउटपुट बोथ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, बट मार्जिनल कॉस्ट average cost rising at a faster rate and marginal cost is also rising at a faster rate, but both the average cost and marginal cost cut each other at this point। ये जो पॉइंट होता है आप देखिए यहाँ पे, जब आउटपुट या उत्पादन बढ़ता है तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बढ़ती हैं, और दोनों बढ़ती जाती हैं। लेकिन मुद्दे की बात क्या होती है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एकदम नीचे गिरती है एवरेज कॉस्ट के मुकाबले, और ये हमेशा जो औसत लागत है उसके नीचे ही रहती है। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज लाइज बिहाइंड दी एवरेज कॉस्ट, यानी इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट से कम ही होती है, तो दोनों की टेंडेंसी गिरने की होती है, लेकिन ये जो गिरती है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से हमेशा नीचे ही रहती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे टच करने का, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपकी न्यूनतम हो जाती है और मार्जिनल कॉस्ट आपकी मैक्सिमम हो जाती है। जरा ध्यान से देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को वहाँ पे काटा है जहाँ एवरेज कॉस्ट आपकी न्यूनतम हो गई है, 0 हो गई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे पहुँच जाती है आपके पास, एवरेज कॉस्ट को वहाँ पे काटती है जहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। तो ये यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट फिर तेज़ी से क्या है आपकी बढ़ती, यानी फैक्टर इनपुट्स को आप लगाते हैं तो उसमें सीमांत लागत एकदम बढ़ती जाती है हर एडिशनल उत्पादन करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। थैंक यू।